इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आरक्षण पर मोहन भागवत ने बोला है कि आरएसएस इसका समर्थन कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन भागवत ने आरक्षण पर बोला है कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन हम करते हैं, यानी कि आरएसएस आरक्षण का समर्थन करती है। ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। आइए सुनते हैं। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और आइए अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची। कल नॉमिनेशन फाइल करेंगी अमेठी से और इससे पहले वो रामलला के दर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची राम मंदिर। यहां भगवान रामलला के दर्शन और पूजन किए। कल नॉमिनेशन फाइल करना है। अमेठी से एक बार फिर बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। अमेठी से एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रही हैं स्मृति ईरानी, लेकिन उससे पहले भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो राम मंदिर पहुंची और वहां पुजारी की तरफ से, मुख्य पुजारी की तरफ से उनका स्वागत किया गया। रामलला के दर्शन करने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची। कल नॉमिनेशन फाइल करेंगी, उससे पहले लिया भगवान राम का आशीर्वाद। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने दो तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। देखिए पहली तस्वीर में आप देखिए आशीर्वाद ग्रहण करती हुई रामलला के दर्शन करती हुई, और दूसरी तस्वीर में हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने स्मृति ईरानी पहुंची हैं, क्योंकि जो भी अयोध्या जाता है हनुमानगढ़ी पहले जाते हैं। तो फिर स्मृति ईरानी हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किया, रामलला के दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद ग्रहण किया। कल नामांकन दाखिल करने वाली हैं स्मृति ईरानी। अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, उनको टिकट दिया गया है अमेठी से। महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने गाड़ी से जब्त किए 3 करोड़ रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के शाहजहांपुर में मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने वैन चालक को किया गिरफ्तार। स्कूल मैनेजमेंट पर बच्चे के परिवार को धमकाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने कुख्यात गो तस्कर मोहसिन को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने नेपाली नागरिक को बनाया निशाना। गोली मारकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एफएसटी टीम को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने कार सवार लोगों से 3 लाख से ज्यादा का कैश किया बरामद। यूपी के जौनपुर में रफ्तार का कहर। टेम्पो पलटने से चालक समेत 6 लोग घायल। घायलों को कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल डेकर बस और ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 23 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। हरियाणा के गुरुग्राम में कार में आग लग गई। ड्राइवर ने सीवर में कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप। वोटिंग से करीब 1 महीने पहले जौनपुर लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण बदलने की हवा चल पड़ी है। वजह है बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल से रिहाई। अपहरण केस में धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी तो पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। एनडीए के साथ ही इंडी गठबंधन की भी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि अभी तक जौनपुर से जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला दिख रहा था, धनंजय सिंह के बाहर आने के बाद मुकाबला रोमांचक हो चुका है। आखिर धनंजय सिंह की रिहाई से पार्टियों में टेंशन क्यों बढ़ गई है, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने जौनपुर से मैदान में उतारा है।
धनंजय सिंह के बाहर आने से इसका सीधा फायदा उनकी पत्नी को होगा। अब तक जेल में बंद बाहुबली अब पत्नी श्रीकला के समर्थन में वोट जुटा पाएंगे। इतना ही नहीं, 22 साल से राजनीति में सक्रिय धनंजय सिंह के समर्थक हर जगह मौजूद हैं, जो हमेशा धनंजय के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आते रहे हैं। अब धनंजय के बाहर आने के बाद वो चुनाव में लगेंगे और जिताने की रणनीति पर काम करते नजर आएंगे। जौनपुर सीट पर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज किस्मत आजमा चुके हैं और इसी वजह से यूपी की राजनीति में ये सीट काफी मायने रखती है। लेकिन अब ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीएसपी जीत को लेकर आश्वस्त है तो एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के नेता कृपा शंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। अभी तक जौनपुर के चुनावी मैदान में कृपा शंकर सिंह मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन धनंजय की एंट्री से समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि धनंजय की चुनावी मैदान में एंट्री पासा पलट सकती है। एनडीए की तरफ पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि सपा ने बाहरी उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बाहरी कैंडिडेट की वजह से कहीं न कहीं पार्टी में पहले से ही विरोध है, तो जौनपुर की जनता के बीच भी कोई जगह नहीं है और इसका फायदा धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मिल सकता है। इधर एनडीए और इंडी के उम्मीदवारों में डर है, तो एक डर धनंजय सिंह की पत्नी और बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला ने भी जताया है। श्रीकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को धर्म युद्ध बताया, तो अपने पति की हत्या होने का भी डर दिखाया। लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है। ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने में अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। पूर्वांचल के माफिया से राजनेता बने धनंजय सिंह के बाहर आने से बीएसपी की जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जौनपुर की सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है। पिछले 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवार ही जीता है। जौनपुर में राजपूतों की आबादी 13.30% है। धनंजय सिंह की राजपूत मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है, तो वहीं बीजेपी के कृपा शंकर सिंह बीजेपी की ताकत हैं। अब श्रीकला के चुनाव मैदान में आने के बाद ठाकुरों के वोट बैंक में बंटवारा होगा, जिससे कहीं न कहीं श्रीकला को नुकसान हो सकता है। जो चुनाव अब तक शांत दिख रहा था, वो अब रोमांचक दिख रहा है। लेकिन किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब तीसरे चरण की बारी है। 7 मई को तीसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे और ये जो चरण होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मुलायम परिवार के 3 दिग्गजों के लिए अग्नि परीक्षा है और इसीलिए पूरा का पूरा सैफई परिवार अपनी ताकत लगा रहा है। लेकिन बीजेपी का फोकस है कि इन 3 सीटों के साथ साथ एनडीए यूपी की 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करे। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ाए। मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र में आने वाली ये वो कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इनमें से कुछ सीटें सपा के हाथ से निकल चुकी हैं और उसी किले को वापस पाने के लिए अखिलेश एंड फैमिली पूरा जोर लगा रही है। तो बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता यादव लैंड वाली सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था
कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी, अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। दिल्ली की सत्ता में आने का है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव साख का प्रश्न है, क्योंकि नेताजी के बिना अखिलेश यादव का ये पहला चुनाव होगा जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव लैंड की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सैफई परिवार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के 3 रणबांकुरे राजनीतिक मैदान में पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। यादव परिवार की बहू का मुकाबला बीजेपी के जयवीर सिंह से है। सपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मौजूदा सांसद डिंपल यादव ही हैं और इसी गढ़ को बचाने के लिए एक बार फिर डिंपल यादव उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो उस किले को ढाने के लिए बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में यादव वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। सीट पर करीब 4 लाख यादव वोटर हैं। इनका एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। असली पीढ़ी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है।